हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात, और गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना था झारखंड, और अब तीसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क और नेशनल चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का प्रमुख बांध है रिहंद बांध। रिहंद बांध इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। और रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। और गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुरिंदर सिंह खालसा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है गुरिंदर सिंह खालसा, और ये एक भारतीय अमेरिकी परोपकारी और उद्यमी है। तो इन्हें रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहस और करुणा के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे की घोषणा के अनुसार कहां पर दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित होगा? तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे की घोषणा के अनुसार दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित होगा महाराष्ट्र के नासिक में। और नासिक के इस रक्षा नवाचार केंद्र से स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों को मदद मिलेगी। तो भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित होगा। और ये दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र है जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित होगा। तो भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र स्थित है। और दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है PR अकील अहमद को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है PR अकील अहमद, और इन्हें काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है इसरो ने। यह कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत इसरो ने की है। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो हम थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो की स्थापना किसने की थी? तो इसरो की स्थापना विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। और इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं के सिवन। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया है?
तो हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में निचले दिबांग घाटी जिले में डिफो नदी पर यह डिफो ब्रिज बना हुआ है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो ये कहाँ पर बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में निचले दिबांग घाटी जिले में डिफो नदी पर ये डिफो ब्रिज बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 426 मीटर। और डिफो ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो हम थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मॉलिंग राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं मुखौटा युद्ध नृत्य। मुखौटा युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में जिले हैं 23 जिले। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला प्रश्न है आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई वियतनाम में। वियतनाम के हालोंग सिटी में। वियतनाम के हालोंग सिटी में आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? वियतनाम के हालोंग सिटी में। और इसमें भारत की ओर से भाग लिया था भारत के पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने। भारत के पर्यटन मंत्री हैं KJ अल्फोंस, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और यहाँ पर बात हुई है आसियान की। तो आसियान इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का फुल फॉर्म होता है। और आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और आसियान के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक होई। लिम जॉक होई वर्तमान में आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। और तो आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक ये वियतनाम में आयोजित की गई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। और वियतनाम की करेंसी है डोंग। डोंग यहाँ की करेंसी है। और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक। गुयेन जुआन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है V वैद्यनाथन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है V वैद्यनाथन और इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक पहले इसका नाम था सिर्फ IDFC बैंक। तो अभी हाल ही में IDFC बैंक का विलय हो गया है कैपिटल फर्स्ट कंपनी के साथ। IDFC बैंक का विलय हो गया है कैपिटल फर्स्ट कंपनी के साथ। तो इसका नाम बदलकर हो गया है IDFC फर्स्ट बैंक। तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है V वैद्यनाथन को। IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें IDFC की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC की फुल फॉर्म होती है। और IDFC फर्स्ट बैंक इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है हाल ही में स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में स्टीफन लोफवेन को स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टीफन लोफवेन इससे पहले भी ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। तो ये दोबारा से स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और स्वीडन के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो स्वीडन में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। तो स्टीफन लोफवेन ये दूसरी बार स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की करेंसी है क्रोना। क्रोना स्वीडन की करेंसी है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं स्टीफन लोफवेन।
अगला प्रश्न है, इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। इसका आयोजन 22 से 24 जनवरी 2019 तक किया जाएगा। 22 जनवरी से 24 जनवरी तक इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। ये इसकी थीम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, ये इसकी थीम है। तो इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में K9 वज्र तोपों का निर्माण किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में K9 वज्र तोपों का निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। और इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है तो हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध होगा। तो गुजरात में प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क और गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात में प्रमुख मंदिर है सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने। यह उपग्रह लगभग 400 छोटी चमकीली गेंदों को ऊपर ले जाएगा और फिर उन गेंदों को वातावरण में छोड़ेगा। तो जब वे गेंदें नीचे चमकती हुई आएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे उल्कापात हो रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कि उल्का की वर्षा हो रही है। तो दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैरी ओलिवर का निधन हो गया, वे क्या थी? तो मैरी ओलिवर ये एक लेखिका थी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही थी मैरी ओलिवर और ये एक अमेरिका की लेखिका थी और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ था। तो मैरी ओलिवर ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थी और ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उज्बेकिस्तान के साथ। और भारत ने ये हस्ताक्षर उज्बेकिस्तान के साथ किए हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की करेंसी है सोम और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शवाकत मिर्जियोयेव। शवाकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर बात हुई यूरेनियम की, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। तो याद रखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कजाकिस्तान में। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो कजाकिस्तान है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका सही आंसर था योही ससाकावा को। और दूसरा प्रश्न था मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर था लंदन में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, कौन सी पहलवान प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन करेंगे, कहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।